हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। फूड प्राइसेस पुशेस अप रिटेल इन्फ्लेशन टू 3.9%। लेट्स हैव लुक इनटू इट। ये आर्टिकल हमें ये बता रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन लास्ट 16 मंथ्स में हाईएस्ट जा चुका है, विच इज 3.9%। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि पिछले साल रेनफॉल वाज मच हाई, इसीलिए फूड प्राइसेस जो थे वो कंपैरेटिवली वेरी लो थे। बट इस साल रेनफॉल इज लो एंड देयरफॉर द फूड प्राइसेस हैव गॉन अप, एंड सिंस द फूड प्राइसेस हैव गॉन अप इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन में भी एक इतना हाई देखा गया है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का मेजर पार्ट फूड कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, हम देखते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही कहते हैं, जो कैसे कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन्फ्लेशन के अंदर। तो क्या करती है ये बॉडी, ये एक सर्वे कंडक्ट कराती है जिसका नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसका बेस ईयर अब चेंज होकर हो गया है 2023 एंड 2024। तो ये क्या करते हैं कि ये एक सर्वे कंडक्ट कराते हैं जिससे ये एक बास्केट बनाते हैं कि हाउस होल्ड में लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या है उनका एक्सपेंडिचर। वो बास्केट डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए डिफरेंट बनती है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल लेबरर्स, एंड दिस इज कंबाइंड। इसके अंदर आता है रूरल प्लस अर्बन बोथ। तो ऐसे डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए डिफरेंट बास्केट्स बनती हैं। उसका प्राइस कितना बढ़ा है घटा है उस हिसाब से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स का लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स। बट जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कंडक्ट करती है। तो बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही पता चलता है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो है, इसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे इसका बेस ईयर अब हो गया है 2024। इस बास्केट में जो आइटम्स थे, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 299 टू 358 आइटम्स नाउ। फूड का वेटेज अगर आप देखेंगे तो फूड का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है, देन मिसलिनियस प्रोडक्ट्स का है, फिर हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, फिर क्लोथिंग, एंड फिर लास्ट में है पैन, टोबैको एक्सेट्रा। तो इसमें जो फूड का वेट है वो पहले था 45.86% एंड नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 36.75%। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सर्विसेज के साथ साथ गुड्स को भी इंक्लूड करता है। सर्विसेज एक हमारे पास प्राइस इंडेक्स है जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक दूसरा प्राइस इंडेक्स भी है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स विल सून बी डिसकंटिन्यूड एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंडिया में जल्द आने वाला है विद इन 5 ईयर्स और सो। ऑल्सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हम मिक्स्ड रिकॉल पीरियड भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके एक ओवरऑल व्यू। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, दिस इज एक्चुअली यूज टू सी कि हमारा इन्फ्लेशन रेट अभी क्या है। It is also used by RBI and the government to keep a check on inflation, and RBI uses headline inflation to keep it under the control of 2 ± 4% range, right? अब हम different types of inflation भी एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन तो अभी हमने देखा क्या है, इसमें सारा इंक्लूड होता है फूड, फ्यूल एक्सेट्रा, एंड दिस इन्फ्लेशन इज यूज्ड बाय आरबीआई टू मेंटेन इट विद इन द लिमिट रेंज, राइट। अब सेकंड है कोर इन्फ्लेशन एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड एनर्जी, उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये लिटिल लेस वोलेटाइल है क्योंकि इससे फूड एंड एनर्जी इज सब्ट्रैक्टेड, एंड दैट इज आर कोर इन्फ्लेशन। वेयर इज रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन में हम पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेंट्स भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दिस आर पार्ट ऑफ मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, एंड मिस आउट हो जाता है इन कोर इन्फ्लेशन बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड एनर्जी। तो रिफाइंड कोर में हम पेट्रोल एंड डीजल एंड लुब्रिकेंट्स को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड दैट मेक्स इट अ रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, राइट। तो ये 3 टाइप के इन्फ्लेशन है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू इस आर्टिकल का कि कैसे फूड प्राइसेस के ऊपर जाने से हमारा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और रिटेल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन के बीच का फर्क क्या है। फॉलो फॉर मोर। रियलिटी बिहाइंड फॉलिंग नेट एफडीआई। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्विकली 2 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट जैसे कि ग्रॉस एफडीआई, नेट एफडीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। तो चलिए, तो ये एडिटोरियल के फ्यू कॉन्सेप्ट्स हमारे जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, एफडीआई क्या है? एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब अगर एक कंपनी एक कंट्री की दूसरे कंट्री के कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये नॉट ओनली कैपिटल प्रोवाइड करती है बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये कंपनी पैसे के साथ साथ, कैपिटल के साथ साथ मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। तो अब हम देखेंगे कि ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। तो ग्रॉस एफडीआई है टोटल इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन इंडिया। तो जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आ रही हैं, वो है हमारी ग्रॉस एफडीआई। और नेट एफडीआई होती हैं जब हम ग्रॉस एफडीआई में से डिस इन्वेस्टमेंट्स या आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो डिस इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं कि जो पहले कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो अब डिसइन्वेस्ट कर रही हैं, या जो इंडियंस हैं या इंडियन कंपनीज हैं वो आउटसाइड इंडिया दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो वो जो डिस इन्वेस्टमेंट्स और आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स को हम हमारे ग्रॉस एफडीआई से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन इट गिव्स अस नेट एफडीआई। So this particular editorial speaks that our net FDI is decreasing. हमारा जो net FDI है वो लास्ट ईयर से इस ईयर रैपिडली फॉल हुआ है, एंड इट हैज रीच टू $7.6 बिलियन। वो रिड्यूस होकर $7.6 बिलियन हो गया है, जबकि हमारा ग्रॉस FDI है टोटल $94 बिलियन। सो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इट इज इंक्रीजिंग, बट द नेट FDI जो हमारा नेट FDI है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ऑल्दो हमारा ग्रॉस FDI ज्यादा है बट हमारा नेट FDI कम है, क्योंकि देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड देयर इज आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो इस वजह से ये हमारे लिए कंसर्निंग है, क्योंकि देयर इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ डॉलर, and because of this particular reason the rupees value is decreasing day by day, and this is concerning for India. So with respect to this we also have another concept which is balance of payment. तो हम balance of payment के concept को भी briefly quickly थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि exactly क्या है। तो balance of payment हमारे पास 2 अकाउंट्स है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट बेसिकली उन चीजों से डील करता है जो शॉर्ट टर्म में आज सेटल हो जाएंगी। इट विल नॉट सेटल इन अ लॉन्ग टर्म। जो आज सेटल हो जाएंगी वो हमारे करंट अकाउंट में आता है, और कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो लॉन्ग टर्म में सेटल होती हैं। तो करंट अकाउंट में देयर इज ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड ऑफ गुड्स को हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, वेयरएज ट्रेड ऑफ सर्विसेज को हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। सो हमारा इंपोर्ट हमेशा से ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा हमेशा से कम है। तो जो हमारा विजिबल ट्रेड है, गुड्स का ट्रेड, वी आर ऑलवेज डेफिशिएंट इन दैट, हम उसमें डेफिशिएंट होते हैं। वेयर सर्विसेज में हम सरप्लस होते हैं, क्योंकि हम काफी आईटी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। हमारे प्राइमरी इनकम में हम हमेशा डेफिशिएंट होते हैं। रेमिटेंस में हम हमेशा सरप्लस होते थे। हमारे
तो हमारे रेमिटेंस में हम हमेशा सरप्लस होते थे, बट ओवर द लास्ट ईयर इट हैज बीन सीन दैट वी आर फॉलिंग डेफिशिएंट इन रेमिटेंस आल्सो, द रेमिटेंस हैव डिक्रीज्ड. नाउ कमिंग टू द कैपिटल अकाउंट्स, द एफडीआई, नाउ वी हैव जस्ट सीन कि हमने अभी देखा नेट एफडीआई इज डिक्रीजिंग रैपिडली, सो वी आर डेफिशिएंट इन दिस. एफपीआई व्हिच इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज लेस देन 10%, एंड दिस इज शॉर्ट टर्म, इसमें भी हम डेफिशिएंट हैं, एंड आवर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी हमारी बढ़ रही है. सो ओवरऑल देयर इज करंट अकाउंट डेफिशिएंट, जो पहले भी हमारा हुआ करता था, बट हमारा रेमिटेंस में सरप्लस होता था, बट रेमिटेंस इज फॉलिंग डाउन रैपिडली, इट इज डिक्रीजिंग रैपिडली. हमारा नेट एफडीआई जो है वो भी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, एफपीआई भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हमारी बढ़ रही है. तो ओवरऑल हमें इससे ये पता चलता है कि द आउटवर्ड फ्लो of dollar is happening in India, which is leading to the value of rupee in Indian market, which could be concerning for us, and therefore the value of rupees is following. Therefore, the value of rupees is falling. And this editorial given in the Hindu newspaper today. So the concepts of FDI, balance of payment, becomes very important with respect to the means of 2026. Thank you, and follow for more such quick learning.